हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी दूध का दाम। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब बड़े बड़े शहरों में दाइयाँ, नर्सें और लेडी डॉक्टर सभी पैदा हो गई हैं, लेकिन देहातों में जच्चे खानों पर अभी तक भंगिनों का ही प्रभुत्व है और निकट भविष्य में इसमें कोई तब्दीली होने की आशा नहीं। बाबू महेशनाथ अपने गांव के जमींदार थे, शिक्षित थे और जच्चे खानों में सुधार की आवश्यकता को मानते थे, लेकिन इसमें जो बाधाएं थीं उन पर कैसे विजय पाते। कोई नर्स देहात में जाने पर राजी न हुई और बहुत कहने सुनने से राजी भी हुई तो इतनी लंबी चौड़ी फीस मांगी कि बाबू साहब को सिर झुकाकर चले जाने के सिवा और कुछ न सूझा। लेडी डॉक्टर के पास जाने की उन्हें हिम्मत न पड़ी। उसकी फीस पूरी करने के लिए तो शायद बाबू साहब को अपनी आधी जायदाद तक बेचनी पड़ती। इसलिए जब 3 कन्याओं के बाद वह चौथा लड़का पैदा हुआ तो फिर वही गूदड़ था और वही गूदड़ की बहू। बच्चे अक्सर रात को ही पैदा होते हैं। एक दिन आधी रात को चपरासी ने गूदड़ के द्वार पर ऐसी हाँक लगाई कि आस पड़ोस भी जाग पड़ा। लड़की ना थी कि मरी आवाज़ से पुकारता। गूदड़ के घर में इस शुभ अवसर के लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। भय था तो यही कि फिर बेटी ना हो जाए, नहीं तो वही बंधा हुआ 1 रुपया और एक साड़ी मिलकर रह जाएगी। इस विषय में स्त्री पुरुष में कितनी ही बार झगड़ा हो चुका था। शर्त लग चुकी थी। गूदड़ की पत्नी भूगी कहती, अगर अब की बार बेटा ना हो तो मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं। हाँ, मुंह ना दिखाऊं। सारे लक्षण बेटे के हैं। और गूदड़ कहता था, देख लेना बेटी होगी, बेटा निकले तो मूछ मुड़ा लो। हाँ, मूछ मुड़ा लो। शायद गूदड़ समझता था कि इस तरह अपनी स्त्री में पुत्र कामना को बलवान करके वह बेटे की अवाई के लिए रास्ता साफ कर रहा है। भूंगी बोली, अब मूछ मुड़ा ले दाढ़ी जार, कहती थी बेटा होगा। सुनता ही ना था, अपनी ही रट लगाए जाता था। मैं आज तेरी मूछ मोड़ूंगी, खूंटी तक तो रखूंगी ही नहीं। अच्छा मोड़ लेना भली मानस, मूछे क्या फिर निकलेगी ही नहीं। तीसरे दिन देख लेना, फिर ज्यों की त्यों है, मगर जो कुछ मिलेगा उसमें आधा रख लूँगा, कह देता हूँ। भूंगी ने अंगूठा दिखाया और अपने 3 महीने के बालक को गूदड़ के सुपुर्द कर सिपाही के साथ चल पड़ी। गूदड़ ने पुकारा, अरे सुन तो, कहाँ भागी जाती है? मुझे भी बधाई बजाने जाना पड़ेगा, इसे कौन संभालेगा? भूंगी ने दूर से ही कहा, इसे वहीं धरती पर सुला देना, मैं आके दूध पिला जाऊंगी। महेशनाथ के यहाँ अब भी भूंगी की खूब खातिरदारियाँ होने लगी। सवेरे हरीरा मिलता, दोपहर को पूरियाँ और हलवा, तीसरे पहर को और रात को, और फिर और गूदड़ को भी भरपूर परोसा मिलता था। महेशनाथ के घर में भूंगी के खाने पीने का बहुत ध्यान रखा जाता था। भूंगी केवल एक बार ही अपने बच्चे को दूध पिला सकती थी। उसके लिए भैंस के दूध का प्रबंध था। भूंगी दाई भी थी और दूध पिलाने वाली भी। मालकिन कहती, भूंगी हमारे बच्चे को पाल दे, फिर जब तक तू जिए बैठी खाते रहना, तुम्हें ज़मीन भी दिलवा दूंगी। भूंगी के लड़के को ऊपर का दूध हजम ना होता था। वह बार बार उल्टी करता और दुबला होता जाता था। घर में मालकिन के बाद भूंगी का राज था। नौकर चाकर सब उसका रोब मानते थे। भूंगी का शासनकाल साल भर से आगे ना चल सका। बालक को भंगिन का दूध पिलाने पर आपत्ति की गई। मोटेराम शास्त्री तो प्रायश्चित तक का प्रस्ताव कर बैठे। दूध तो छुड़ा दिया गया और प्रायश्चित की बात हंसी में उड़ा दी गई। प्रायश्चित तो ना हुआ। हाँ, भूंगी का राज समाप्त हो गया। दान दक्षिणा जरूर उसे प्रचुर मात्रा में मिली। वह और गूदड़ दोनों मिलकर बहुत कठिनाई से
वह सामान ले जा पाए। उसे सोने के कड़े के साथ 2 नई सुंदर साड़ियाँ भी मिली। उसी साल गांव में प्लेग की बीमारी महामारी के रूप में फैली। गूदड़ भी उसकी चपेट में आ गया। भूंगी अकेली पड़ गई। उसका लड़का मंगल दुर्बल एवं रोगी था। महेश नाथ का बेटा सुरेश तंदुरुस्त था। एक दिन भूंगी महेश नाथ के घर का परनाला साफ कर रही थी। महीनों से गलीज जमा हो रहा था। एक मोटा बांस लेकर दाहिने हाथ से उसे नाले के अंदर डालकर उसे जोर से हिलाया। एकाएक चिल्लाकर उसने हाथ बाहर निकाला और उसी समय एक काला सांप परनाले से निकलकर भागा। लोगों ने उसे मार डाला, किंतु भूंगी की जीवन लीला इस सांप के विष से समाप्त हो गई। मंगल का यह सहारा भी समाप्त हो गया। महेश नाथ के घर में बहुत जूठन बचता था। अब मंगल इसी जूठन के सहारे पलने लगा। गांव के लड़के उसे अपने साथ ना खिलाते। महेश नाथ के मकान के सामने एक नीम के पेड़ के नीचे मंगल का डेरा था। एक फटा सा टाट और सुरेश बाबू की उतरन। सर्दी गर्मी बरसात हर मौसम में यही उसका सहारा था। इस पूरे संसार में उसका अपना कहलाने वाला सिर्फ एक कुत्ता था, जो उसके साथ सोता एवं खाता था। दोनों एक दूसरे के दुख दर्द को समझते और महसूस करते थे। गांव के धर्मात्मा लोग महेश बाबू की सुदारता का गुणगान करते। ठीक द्वार से कुछ दूर मंगल का पड़ा रहना उन्हें धर्म विरुद्ध लगता था। माना कि भंगी को भी भगवान ने रचा है, लेकिन समाज भी तो कुछ होता है। उन्हें महेश नाथ के द्वार पर जाते भी संकोच होता था, पर मजबूरी गांव के मालिक हैं, इसलिए जाना पड़ता था। एक दिन गांव के लड़कों को खेलते देख मंगल भी वहां जाकर खड़ा हो गया। या तो खेलने वाले लड़कों की जोड़ी पूरी ना पड़ती थी, या सुरेश को उस पर दया आ गई। कहा नहीं जा सकता। जो भी हो, उसने मंगल से पूछा, क्यों रे मंगल, खेलेगा? मंगल बोला, ना भैया, मालिक ने देख लिया तो मेरी तो चमड़ी ही उधेड़ देंगे। सुरेश बोला, यहाँ कौन देखने आता है? चल हम घोड़ा सवार का खेल खेलेंगे। तू घोड़ा बन, हम तेरे ऊपर सवारी करेंगे। मंगल ने पूछा, मैं बराबर घोड़ा ही रहूँगा कि सवारी भी करूँगा? यह प्रश्न उसके लिए अजीब था। वह झट से बोला, तुझ भंगी को कौन अपनी पीठ पर बिठाएगा? मंगल भी चिढ़कर बोला, मैं कब कहता हूँ कि मैं भंगी नहीं हूँ। यदि तुम मुझे सवारी नहीं करने दोगे तो मैं भी घोड़ा नहीं बनूंगा। सुरेश ने डांट कर कहा, तुझे घोड़ा बनना पड़ेगा, नहीं तो बुरी तरह पीटूंगा। मंगल, तुम्हें भी घोड़ा बनना पड़ेगा। सुरेश, अच्छा, हम भी बन जाएंगे। मंगल, तुम बाद में घोड़ा नहीं बनोगे, इसलिए पहले मैं सवारी कर लूँ, फिर घोड़ा बनूंगा। सुरेश ने सचमुच चकमा देना चाहा था। मंगल की बात सुनकर बोला, देखो इस भंगी की बदमाशी। तीनों ने मिलकर मंगल को घेर कर जबरदस्ती घोड़ा बनाया। सुरेश चटपट उसकी पीठ पर सवार हो गया। मंगल कुछ दूर तो चला, पर सुरेश का वजन उठाना उसे मुश्किल हो रहा था। उसने धीरे से पीठ खोड़ी और सुरेश धड़ाम से गिर गया। वह जोर जोर से रोने लगा। माँ ने सुना सुरेश कहीं रो रहा है तो उन्होंने मैरी से कहा, देख तो सुरेश कहीं रो रहा है, पता कर उसे किसने मारा। इतने में सुरेश आ गया। रोते ही वह माँ के पास फरियाद लेकर अवश्य आता था। माँ उसे दुलार कर मेवे देती थी। माँ ने सुरेश से रोने का कारण पूछा। सुरेश रोकर बोला, मंगल ने छू दिया। माँ को विश्वास न आया। मंगल बहुत निरीह था, वह कोई शरारत नहीं करता था, किंतु सुरेश ने कहा था, इसलिए उसे डांटना आवश्यक था। मंगल ने कहा, मैंने इन्हें नहीं छुआ, ये स्वयं ही गिर पड़े। मालकिन का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने बुरी तरह से पीटा।
मंगल बेचारा अपने घर के पुराने खंडहर की ओर चल दिया और वहां बैठकर रोता रहा। उसका दुख सुख का साथी कुत्ता टॉमी भी वहीं पहुंच गया। ज्यों-ज्यों रात गहराने लगी, त्यों-त्यों उसकी भूख उस पर हावी होने लगी। महेश नाथ जी के घर के बाहर उसे अब तक सुरेश की झूठी मिठाइयाँ मिल गई होती। यहाँ क्या धूल फाके। मन बहलाने के लिए उसने टॉमी से पूछा, कुछ खाओगे क्या? भूख से मंगल बेहाल हुआ जा रहा था, इसलिए स्वयं ही मन बहलाने के लिए बोला, चलो मालकिन हमें खोज रही होंगी। दोनों वहाँ से निकलकर महेश नाथ के द्वार पर अंधेरे में दुबक कर खड़े हो गए। एक नौकर ने कहा, आज मंगल नहीं दिखा। मालकिन ने डांटा था, शायद इसलिए भाग गया। दूसरा बोला, अच्छा हुआ, अब सुबह सुबह भंगी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। कुछ देर वह निराश सा खड़ा रहा। वह जाना ही चाहता था कि कहार पत्तल में थाली की झूठन ले आता नजर आया। मंगल अंधेरे से निकलकर प्रकाश में आ गया। अब मन को रोकना कठिन हो गया था। कहार ने कहा, अरे तू यहाँ खड़ा है, ले खा ले, मैं तो फेंकने जा रहा था। उसने पत्तल को ऊपर उठाकर मंगल के फैले हाथों पर रख दिया। टॉमी और वह वही नीम के नीचे पत्तल में खाने लगे। मंगल टॉमी से बोला, सुरेश को अम्मा ने पाला था। लोग कहते हैं कि दूध का दाम कोई नहीं चुका सकता, और मुझे यह दूध का दाम मिल रहा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।